हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग 16 दिसंबर में जो प्रश्न पूछे गए हैं 10 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। 10 से आगे बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न है उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव देखेंगे ताकि कोई भी अंश नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए बिना देरी किए हुए, बिना किसी बात पे चर्चा किए हुए, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हमने सारा चर्चा कर लिया था, क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, सारा चीज़। और पिछला वीडियोज़ आपने देखा भी होगा। और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक बटन दबाइएगा और भी जो अभ्यर्थी उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपको बता दें कि ये पेपर 1 है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, और ये पार्ट 2 हम देख रहे हैं। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के काम आएगा, को ज़रूर पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पहले से भी सीटेट क्वालिफाई हैं वो भी देख रहे हैं, उनके लिए भी यूजफुल है। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें, क्योंकि अब यहाँ पे 2-3 शब्द आ रहे हैं। एक तो हम बताएंगे इसमें बुद्धिलब्धि क्या होता है, पृथक क्यों नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन जो प्रश्न है उसका हल खोजने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कैसे आप टिक करेंगे। चलिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है। यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। दूसरा है यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। तीसरा है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। और चौथा है बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। एक एक ऑप्शन पे बात करते हैं और सॉर्टिक तरीके से इसे काटने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ना ही बुद्धिलब्धि जानते हैं, ना ही कोई तरीका जानते हैं। हाँ, लेकिन हिंदी क्लब का वीडियोस देखे हुए हैं तो कैसे काट के इसको निकाल सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव। चलिए, यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन दिया गया, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई विद्यालय खुला हुआ है और वहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, क्या वो विद्यालय चलेगा? तो आप कहेंगे नहीं, बंद हो जाएगा सर। विद्यालय में जब छात्र ही नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे वही नहीं है, तो कैसे चलेगा? शिक्षक मौजूद है, सारे लोग मौजूद है, लेकिन छात्र ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? हंसने लगेंगे। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे किसको इंडिकेट करते कह रहा है कि अध्यापक के लिए असुविधाजनक। भाई, अध्यापक के लिए कुछ भी हो उससे हमको क्या मतलब? बच्चे को केंद्र में रख के ना सोचा जाता है सारी चीज़ों को, सारे प्रॉब्लम को, सारी चीज़ों को। देखिए, बच्चा मुख्य है। आप प्राइवेट स्कूल खोल लें, सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे आप प्राइवेट स्कूल खोल लें, उसमें बच्चा ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल खोल के आप 50 टीचर ही रख लें और कोई बच्चा ही नहीं आ रहा, सैलरी कहाँ से दीजिएगा? चलेगा आपका? नहीं चलेगा ना। उसी तरह यहाँ भी ऑप्शन वैसे ही दिया है। ऐसे ही सोचिएगा, दिमाग से काटिएगा, आगे बढ़े, खत्म। बहुत सारे तरीके हैं काटने के, 50 तरीके हैं। यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। अब अध्यापक से कोई लेना देना तो नहीं, क्योंकि बच्चा केंद्र में रहता है, क्योंकि बच्चा ही मुख्य है। बच्चा नहीं आएगा तो इनकी असुविधा उनकी असुविधा से देखने से कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा। वैसे भी ये बच्चों के बारे में ये प्रश्न जो है, बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पे स्थिर समूहों में पृथक ना करें। और यहाँ पे अध्यापक ही, ऐसे भी काट दीजिएगा। चलिए, ज़्यादा बोलेंगे को और लंबा टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन, या विद्यालय। फिर यहाँ पे विद्यालय की चर्चा होनी जा रही है। फिर वही मैं कहूँगा कि विद्यालय की चर्चा कैसे है? अरे, बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आपका विद्यालय किस काम का? हटा दूँ? शॉर्ट ट्रिक है ये, अपना लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तीसरा, जब बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा हमने बोला है कि द्वंद्व पैदा हो जाता है, प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाएगा। इससे क्या होता है ना, एक बच्चे में हीन भावना आने लगता है। हीन भावना यानी नीचे वो गिरने लगता है, बच्चा नीचे। तो प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व वगैरह चीज़ें आपको नहीं लेके आनी है। इससे क्या होगा ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं अभिभावक वगैरह कि इन दोनों में टकरा दिया जाएगा तो एक जीत जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे नहीं होता, द्वंद्व पैदा हो जाएगा। बच्चे को स्वतंत्र आप छोड़िए, उससे क्या होगा, रटने वाला चीज़ें ना उसके अंदर घर कर जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, आज जो दुनिया आपके सामने दिख रहा है ना, कल ये दुनिया खत्म हो जाएगा। इससे आगे चाहिए हमें, आगे का दुनिया देखना है। ये कब हो सकता है? जब वो स्वतंत्र दुनिया में गमन करने लगे। स्वतंत्र रूप से उसे छोड़ दीजिए, तब वो गमन करता है, तब निश्चित रूप से हमें नया वातावरण, नई चीज़ें देखने को मिल जाएगा। आज आप अमेरिका को देख लीजिए कहाँ है, और भी बहुत सारे देश हैं जो कहाँ हैं। अब हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम लोग आज़ादी के बाद नहीं बढ़े, हम लोग भी बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के शिक्षक मिलेंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेंगे, जो स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी देंगे, जो आज की जो सोच है उससे आगे बढ़ने की। अब ऐसे नहीं टीचर बन जाए, ये पहला लेसन आपको याद करके आना है,
ऐसे नहीं बनना, ये बहुत खराब आदत है। याद मतलब क्या होता है, कल भूल जाएगा वो, लाइन बाय लाइन याद नहीं। ऐसा कीजिए कि वो करके सीख जाए और कुछ अच्छा कर जाए, जो दिया गया है ना उससे भी अच्छा कर जाए बुक में। इसलिए बाहरी दुनिया से हम लोग जोड़ते हैं उस चीज़ को। 3 ऑप्शन मिला, तीनों मेरे काम का नहीं है। जब 3 मेरे काम का नहीं तो चौथा बखूबी मेरे काम का होगा। आप नहीं भी जानते हैं, नहीं भी पढ़े हैं सीटेट, हिंदी क्लब के ट्रिक को अपनाइएगा, निश्चित रूप से टिक करके आइएगा, मार्क्स तो मिलेगा ही श्योर। चलिए चौथे ऑप्शन पे देखते हैं। बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थाई नहीं है। चलिए ये पता नहीं बुद्धिलब्धि के बारे में क्या बोला है, हटा देते हैं, आगे पढ़िए। यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, ये तो आप जानते हैं। यह बच्चे को चिन्हित कर देगा। हो सकता है कि आपका बच्चा हो जिसका बुद्धिलब्धि क्या आ रहा हो, कम आ रहा हो, तो आप बर्दाश्त करेंगे कि आपका अपना बच्चा नीचे बैठता है, यानी सबसे पीछे बैठाया जाता है। अगर चिन्हित करके अलग पृथक करके, पृथक में इसका होता है अलग करना, समूह यानी एक अलग समूह में पीछे करके बैठा दिया है, बर्दाश्त करेंगे। पैसा आप भी देते हैं, पैसा वो भी देता है, बराबर देता है, तो कैसे क्यों पीछे बैठेगा। तेज नहीं को तेज कीजिए ना बच्चे को, इसीलिए तो भेज रहे हैं आपके पास कि उससे तेज होना चाहिए मेरा बच्चा। आपके दिल की ख्वाहिश तो यही होगी ना। तो ये ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है ना, दिल से सोचिएगा, एक भी नहीं छूटेगा। अब आ जाए हम मेन टॉपिक पे। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, जैसे आप आराम से टिक करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा बहुत और भी चीज़ें जानना चाहिए। पहला चीज़ बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि पहले प्रयोग होता था और बुद्धिलब्धि में 2-3 प्रश्न आते हैं। एक तो इसका सूत्र आता है, सूत्र में क्या आ जाएगा, बुद्धिलब्धि को अंग्रेजी में IQ कहते हैं। जैसे होता है ना, तुम्हारा IQ बहुत ढीला है, बहुत कम है, बहुत नीचे है, तो IQ के लिए एक सूत्र आता है MA/CA। मैं लिख दूं, ये IQ हो गया आपका बुद्धिलब्धि बराबर, इसका शॉर्ट में होता है MA/CA। मानसिक आयु बटे तैथिक आयु। तैथिक आयु को आप कालानुक्रमिक आयु भी कह सकते हैं। अगुणे 100 होता है। कॉपी पेन रखे हैं ना, पहले से हमने पिछले क्लास में बोल दिया था, कॉपी पेन जरूर रखिएगा। और जो भी प्रश्न हम पढ़ते हैं ना उसका उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिएगा मेरे बताने के पहले। तो पहला चीज़ कि ये बुद्धि वाले सेक्शन में डाल लीजिएगा। IQ का MA/CA होता है, गुणे 100 होता है। तो ये पहले प्रयोग होता था, पहले क्या अभी भी प्रयोग होता है। MA क्या है आपका मानसिक आयु, और दूसरा CA क्या है तो आपका तैथिक आयु होता है, जिसे कालानुक्रमिक आयु भी कहते हैं। और इसे और तोड़ा जाए तो मानसिक आयु बौद्धिक विकास पर आधारित होती है, जो भी बौद्धिक विकास हुआ उस पर आधारित होती है। और जो CA है वो व्यक्ति की जन्म से लेकर बुद्धि मापन के समय की आयु होती है। जन्म से लेकर जब मापन हो रहा है उस समय की आयु होती है, गुणे 100 होता है। अब इसके बदले में एक और चीज़ प्रयोग हो रहा है और उस पर भी सीटेट का प्रश्न आया हुआ है, उसको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं करेंगे, इसका नाम हम आपको बता देते हैं। विचलन बुद्धिलब्धि इसे नाम दिया गया है, विचलन बुद्धिलब्धि। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे करके लिख देता है, ए जैसे ऐसे करके लिख देता है, ये डबल नहीं रहता है, ऐसे रहता है, तो ये लिख के आता है। तो इस पे भी प्रश्न आया हुआ है और इससे हम कभी आराम से आपको समझा देंगे। इसे कहते हैं विचलन बुद्धिलब्धि कहते हैं। ये जो बनता है ना x - x डैश करके, और ये 15 रखा जाता है, 100 पे ये निकाला जाता है और नीचे 15 से भाग दे दिया जाता है कि ये निकल जाता है आपका। तो इस पर फिर डिस्कस करेंगे, कभी क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। एक और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका सामान्य बुद्धिलब्धि कितना होता है, तो वो आपका 90 से लेके 110 तक होता है। ठीक है, अप्रतिभाशाली वगैरह में देखिएगा कोई 140 या 130 प्लस, अधिक 130-40 रखिए, 140 प्लस देखिएगा को बुद्धिलब्धि होता है, ये प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके आ सकते हैं और आते भी हैं, तो इसे याद रखिएगा, कॉपी में आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 तो हॉवार्ड गार्डनर का है, और हॉवार्ड गार्डनर को भी आज हम आपको याद करवा देते हैं और इसे लिख भी लीजिएगा हॉवार्ड गार्डनर को। प्रश्न क्या है, प्रश्न है हॉवार्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक कोई मनोवैज्ञानिक है,
उनके अनुसार तरह तरह की अध्ययन रणनीतियों का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्यों? ये थियोरेटिकल हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो तरह तरह मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह का। अलग अलग मीन्स क्या होगा, एक इस्तेमाल कर रहे हैं, दो इस्तेमाल कर रहे हैं, तीन, इस तरह का कह रहा है, यानी बहुत सारे का कह रहा है। तो जिसमें बहु शब्द होगा उस पर देखना और टिक कर दीजिएगा तो आंसर सही हो जाएगा। यानी अपनी शॉर्ट ट्रिक भी, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाया, कुछ भी नहीं जानते हैं हावर्ड गार्डनर कौन है क्या है, लेकिन इन्होंने जैसे प्रश्न पूछा उसको देख के भी आप टिक करके 1 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अब हम आपको पढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाएं और पूरा क्लियर नहीं हो तो अच्छा लगेगा ही नहीं। चलिए, सबसे पहले इनका नाम है होवार्ड गार्डनर। इनका नाम होवार्ड गार्डनर वैसे रखा गया है, लेकिन अगर हम बात करें गार्डनर तो वैसे गार्डनर शब्द जो है गार्डन जैसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है? गार्डन गार्डन होता है ना, कि गार्डन मीन्स क्या होता है, एक बगीचा होता है, उसमें बहुत सारे फूल पौधे वगैरह होते हैं। गार्डन मीन्स क्या होता है? बगीचा होता है जिसमें बहुत सारे फूल पौधे होते हैं। और हावड़ा ब्रिज भी आपने देखा होगा। होवार्ड मीन्स क्या हो गया? हावड़ा। हावड़ा ब्रिज, हाँ से हावर्ड गार्डनर कहिए या हावड़ा ब्रिज कह दीजिए। को ब्रिज भी जो है ना, उसमें देखिएगा को एक गाड़ी नहीं आती है, बहुत सारी गाड़ी आती जाती रहती है। तो याद रखिएगा कि हावर्ड लिखे या गार्डनर लिखे या हावर्ड गार्डनर लिखे, जो भी लिखे समझ जाइए कि बहुत सारा, क्या बहुत सारा, क्योंकि गाड़ी भी हावड़ा ब्रिज पे कितना जाती है? बहुत सारी जाती है। और गार्डन में भी, बगीचा में एक पौधा का बगीचा नहीं ना होता, बहुत सारे होते हैं। तो इनके जो नाम है ना, नाम ही में इसका उत्तर छुपा हुआ है, नाम में इनका उत्तर छुपा हुआ है। यानी जब भी प्रश्न पूछेंगे ना तो समझ जाइए कि बहुत सारे के बारे में पूछेगा ये बंदा, बहुत सारे। अब बहुत सारे क्या, बहुत सारे बुद्धि के बारे में पूछेगा। बहुत सारे बुद्धि का नाम भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रखा है, केवल एक में कन्फ्यूजन होता है, बाकी सब तो पूछिए ही नहीं, बाकी सबको देखिएगा, टिक कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। जैसे में हम आपको याद दिला रहे, एक होता है भाषाई बुद्धि या भाषागत, आपको मिल जाएगा भाषाई बुद्धि या भाषागत मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, तो भाषा के साथ एकदम पटक झटक, यानी भाषा का उलट पुलट कि जो आपको सुना दे वही है भाषागत या भाषाई बुद्धि, उसी में अधिक पाया जाता है। सब में बुद्धि को देख के समझा उसी तरीके से इन्होंने लिख भी दिया हावर्ड गार्डनर ने। तो पहला जो इन्होंने बताया कि एक भाषागत होता है या भाषाई बुद्धि लिख दे, यानी भाषा लिखेगा जरूर। तो समझ जाइए कि भाषा को उलट पुलट करने वाला कौन होता है। तो आप कहिएगा कि सर कवि बड़ा हंसाता है उल्टा सीधा कह के। जी हाँ, वही कवि है आपका। कवि क्या करता है? उल्टा सीधा पूरा आपके बारे में बताएगा। सर हम फिल्म देखते हैं तो उसमें लेखक जो होता है ना सर, बड़ा घुमाया था ये फिल्म देखे थे। जी हाँ, तो वो बुद्धि किस में ज़्यादा होगा? तो समझ जाइएगा कि जिसमें भाषागत हो, यानी जिसमें भाषाई बुद्धि हो, उसमें ये चीज़ होता है। यानी लेखक तथा कवियों में यह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। क्लियर हो गया? प्रश्न पूछेगा, प्रश्न दो तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछ जाता है। एक तो पूछ देगा कि भाषाई बुद्धि से संबंधित कौन है इसमें एग्जाम्पल पहला। दूसरा घुमा के पूछ देगा कि ये स्टोरी लिख दिया गया, ये लिखा वो लिखा। इतना घुमाया, मैंने पूरा स्टोरी का 1-2-3 लाइन लिख दिया या कविता का 2-3 लाइन लिख दिया, और कहेगा कि ये मतलब घुमा के लिखेगा पूरा। और उसमें पूछ देगा कि इनमें कौन सी बुद्धि अधिक पाई जाती है हावर्ड गार्डनर के अनुसार, हावड़ा ब्रिज के अनुसार या गार्डन के अनुसार, बगीचे के अनुसार। बगीचा नहीं लिखेगा, हावड़ा ब्रिज नहीं लिखेगा हावर्ड गार्डनर ही। चलिए, तो उनके अनुसार कौन सा है? तो समझिए एक तो बहुबुद्धि वाला है ही। अब बहुबुद्धि में अगर ये भाषा से संबंधित कहानी वानी कुछ लिखा है तो समझ जाइएगा कि भाषाई बुद्धि होगा। कुछ पूछना कुछ नहीं पूछना, जिंदगी भर के लिए आपको याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इनका है उसे हम लोग तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं या तार्किक गणितीय कहते हैं। तो जब भी लॉजिकल की बात किया जाए, जब भी तार्किक की बात किया जाए, जब भी तार्किक गणितीय की बात किया जाए, तो ये किस में अधिक होता है ये बताइए। बुद्धि का नाम तो जान गया कि तार्किक गणितीय। अब तार्किक गणितीय मतलब क्या? गणित का लेखा जोखा कौन अधिक कर सकता है बताइए। अब तो तार्किक शब्द से परिचित हो गए, तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में तो जान गए, लेकिन किस में अधिक होगा? सोचिए किस में अधिक हो सकता है। तो वो कौन हो सकते हैं जिसमें गणित का लेखा जोखा ज़्यादा करता हो? तो आप कहेंगे कि सर जो ज़्यादा गणित के बारे में सोचता होगा वो लोग, जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणित के साथ पूरा खेल पे खेल खेलते हैं, जो मैथ के साथ पूरा खेल पे खेल। याद रखिएगा इसमें गणित शब्द लग रहा है, और गणित शब्द उनके साथ जाएगा जो गणित को उठा पटक सारा चीज़ कर दें, वही होंगे। जैसे वैज्ञानिक,
जैसे इंजीनियर वगैरह क्या करते हैं, दिन भर मैथ कैलकुलेट, हाँ इधर 2 डिग्री, इधर ये वो, जो इसके साथ खेलेंगे समझिए उनमें क्या होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि होगा। अगला है देशिक बुद्धि। इसको भी आपको जानना चाहिए, नाम से ही स्पष्ट रखिएगा देशिक। अब सोच रहे होंगे देश होगा, देश नहीं दिशा समझिए। देशिक मतलब जब भी देशिक का चर्चा है तो इसे हम लोग दिशा के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? दिशा के नाम से जानेंगे, या इसे एक और नाम से जानते हैं स्थानिक बुद्धि, स्थान के नाम से जानेंगे, स्थानिक बुद्धि। अंग्रेजी में इसे लिख लीजिए SPATIL। तो ये जो शब्द है देशिक या स्थानिक, या स्थान से संबंधित हो सकता है, दिशा से संबंधित हो सकता है। अब ये बुद्धि किस में अधिक पाई जाएगी ये पूछा जा सकता है। तो ये जो बुद्धि अधिक पाई जाएगी तो किस में अधिक पाई जाएगी? कुछ जो दिशा से संबंधित कार्य करता हो। अब सोचिए दिशा से संबंधित या स्थानिक से संबंधित कौन कार्य करता है। अब हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मैं कहें चालक, जो ड्राइवर होता है, तो वो आपको कैसे, ड्राइवर कहीं जाना होता तो कैसे उसे पता रहता है? एक बार गया, आप एक बार जाइएगा आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर ड्राइवर बढ़िया होगा तो उसको याद रहता है कि इधर से आए थे, इधर से आए थे, यानी दिशा का उसे ज्ञान हो जाता है तुरंत। तो ड्राइवर जो होता है, कोई एग्जाम्पल दे दे, जैसे विमान चालक दे दे, तो किस में टिक कीजिएगा, समझ जाइएगा देशिक की बात किया जा रहा है। अगर नाविक भी नाव जो खेता है उसे नाविक, तो जो नाविक होता है उसे किस में लेके जाइएगा? देशिक में लेके जाइएगा। अगर मूर्तिकार की बात किया जाए, मूर्तिकार, देखिए देशिक का मतलब होता क्या है, मूर्तिकार का चर्चा आ रहा है, थोड़ा सा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जो पहले मन में अपने अंदर चित्र बना ले, पहले मन में क्या हो, चित्र बना ले, यानी क्या कुछ करना है उसको, किधर जाना है, क्या क्या करना है, पूरा प्लानिंग अपने दिमाग में कर ले, वो समझिए क्या है, देशिक बुद्धि उसमें अधिक पाई जाती है। जैसे नाविक, हाँ इधर इधर जाना है, ड्राइवर, मूर्तिकार, हाँ इधर से इधर घुमाना है, इधर से इधर घुमाना है, यानी दिशा वो भी देख रहा है अपना, तो देशिक मूर्तिकार हो जाएगा। चित्रकार हो जाएगा, वस्तुकार हो जाएगा। आंतरिक जो सज्जा वगैरह जो करते हैं, साज सज्जा वगैरह करते हैं, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? देशिक के एग्जाम्पल हैं। यानी जितना ये सारे हैं सब किसके एग्जाम्पल हैं? देशिक के एग्जाम्पल हैं। कब छोड़िएगा नहीं देशिक वाले को, याद हो गया, लिख भी लिए, एग्जाम्पल ही पूछेगा, नाविक पूछ देगा, मूर्तिकार पूछ देगा, नहीं को देशिक बुद्धि किस में अधिक पाई जाती है ये पूछ देगा, तो आप क्या कीजिएगा? टिक कीजिएगा। अगला जो बार बार पूछा गया है वो है संगीतात्मक बुद्धि या संगीतिक बुद्धि। पूछ देगा कि जो सीता है, गीता है, उसको गाने में बड़ा मन लगता है, कौन सी बुद्धि उसमें अधिक पाई जाती है, ये पूछा गया है इसी तरीके से। तो उसमें संगीतिक बुद्धि, गाओ ना भाई गाओ, संगीत है को संगीतिक बुद्धि, जहाँ गाना होना गीत वगैरह है तो समझ जाइए किससे संबंधित है, संगीतिक बुद्धि अधिक है। अगर मूर्ति वगैरह की चर्चा हो वो देशिक का है। मूर्ति का मतलब क्या? मूर्ति बनाने का, चित्र बनाने का, तो उसमें देशिक बुद्धि है। एक और आता है आपका शारीरिक गति संवेदी। अब शारीरिक जो गति संवेदी होता है उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, इसे भी देखना है। शारीरिक गति यानी जो भी आपके शरीर का जो गति है उसको कंट्रोल कर ले, उसको घुमाए फिराए, उस पर उथल पुथल कर दे, वो शारीरिक गति संवेदी होता है। याद रखिएगा, शरीर से कह रहा है, शारीरिक मतलब क्या? शरीर। अब शरीर को जो उलट पुलट इधर उधर कर दे वो शारीरिक है। कौन कर सकता है? तो आप कहिएगा सर जो डांस करता है वो। जी हाँ, वही तो आएगा। कहाँ से ये लोग नाम लेके आते हैं? कहीं से लेके नहीं आएंगे, पूरा प्राकृतिक में पड़ा हुआ है। एक बार आप समझ जाइएगा। कभी अब आपको जो ये है गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत है, कभी भूलेंगे नहीं। एक तो बहुबुद्धि नहीं भूलेंगे गार्डनर का। गार्डनर में से गार्डन पूछ देगा, हवार्ड कहीं गायब कर देता है, बड़ा भी गायब हो जाएगा, तो ये मत समझिएगा गार्डनर दिया है को नहीं होगा। गार्डन में भी हमने समझा दिया बगीचा। बगीचा में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तभी वो बगीचा होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बगीचा नहीं होगा। तो इसलिए हवार्ड गार्डनर यानी बगीचा लग गया है। अब बगीचा लग गया है तो बहुत सारे बुद्धि हैं, बहुत सारे बुद्धि में सारे बुद्धि अब आपको याद हैं। जैसे हमने भाषा बोला तो आपने एग्जाम्पल बोला कवि सर, लेखक सर, वाह क्या बात है। हमने गणित वाला बोला तो हमने कहा सर इंजीनियर, वैज्ञानिक, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने बोल दिया स्थानिक बुद्धि यानी स्थान से समझ, मूर्तिकार सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और एग्जाम्पल मूर्तिकार के अलावा लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी, क्या हो सकता है मूर्तिकार के अलावा।
क्या हो सकता है? जस्ट नाविक यानी ड्राइवर वगैरह, सारा चीज़ यही होगा। चित्रकार वगैरह सारा चीज़ जो पहले बना दे, समझिए दिमाग में। चित्रकार क्या होता है? पहले उसके दिमाग में फिट रहता है कि बना देंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाना है। फिट नहीं रहेगा तो कुछ और बना देगा, बनाना चाहेगा घोड़ा बन जाएगा गधा। तो ये चीज़ है कि वो पहले से दिमाग में सारी चीज़, हाँ इधर है इधर, आपका चेहरा देखते रहेगा वैसे बनाते रहेगा, पहले ही मन में बना लेता है वो तेज तरह होते हैं। अब आ गए थे हम लोग कहाँ, अब संगीत के बारे में पूछ दिए आपसे। ये टोटल कितने हैं? टोटल 8 थे, पहले 7 था, फिर 8 हुआ, फिर 9 कर दिया। अभी 2000 के बाद 9वां आ गया था। 9वां के बारे में चर्चा करेंगे, पूरा 9 के बारे में चर्चा करेंगे, साल भी बता देंगे। लंबा वीडियो हो रहा है तो होने दीजिए, थोड़ा देख तो लीजिए, याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। चलिए संगीत के बारे में चर्चा करें। गीत गाना वाना सारा चीज़ क्या होगा, संगीतकार वगैरह आ जाएगा एग्जाम्पल। तो समझिएगा किससे संबंधित है, संगीतात्मक है। वो तो दिन भर वो गाना वाना गाती रहती है, इधर उधर करती रहती है, बस उसी में उसका दिन गुजर जाता है, दिन भर गाना 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 की रहती है। लेकिन यहाँ पे संगीतकार की चर्चा हमने की है, डांसर की चर्चा नहीं की है। अगर डांस करना आता है उसे तो गाना तो मुंह से गाता है ना, डांस तो शरीर से होता है ना। को शारीरिक जब चर्चा हो जाएगी, शारीरिक यानी शरीर को जो उथल पुथल कर दे, यानी शरीर को उल्टा सीधा कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शारीरिक गति संवेदी बुद्धि उसमें अधिक है। याद रखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मुंह से गाना गाया जाता है ना, गीत संगीत का काम क्या होता है, मुंह से होता है, शरीर से नहीं होता है। यानी डांस वगैरह का जब चर्चा आ जाएगा तो समझिएगा शारीरिक गति संवेदी की चर्चा हो रही है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि जिसमें अधिक हो, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि जिसमें अधिक हो, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होता है धावक, जो दौड़ने वाला होता है, पूरा शरीर पे कंट्रोल होता है, तेज दौड़ेंगे, सबसे 1 नंबर में फर्स्ट आएंगे, वो हो गया। नर्तक होते हैं जो डांस वगैरह करते हैं, वो हो गया। अभिनेता होते हैं, रोने का गाने का जिस तरीके से मतलब मोमेंट आता है उस तरह का एक्टिंग कर लेते हैं भाई, पूरा शरीर पे उनको कंट्रोल है। खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी जो व्यायाम वगैरह जिम्नास्ट वगैरह करते हैं वो लोग हैं। शल्य चिकित्सक वगैरह हैं। 3 लोगों में क्या है, तो ये पूरा शरीर पे इनका कंट्रोल है। अब जिम्नास्ट वगैरह आपने देखा होगा किस तरीके से सारा लोग करता है। खिलाड़ी को आपने देखा होगा, प्लेयर वगैरह को, सारे लोगों को गति एकदम उछल के मतलब छलांग लगा दिए 90 डिग्री का, और उसमें जाकर कैच लिया। हमने देखा एक बार क्रिकेट में हो रहा था, एकदम इधर से मारा, कोई पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कहाँ से हो रहा था, मारा इधर से और वो चला गया बाउंड्री के उस पार, लास्ट में चला गया। और ये क्या किया, लास्ट में चला गया, किस में चला गया, मतलब जो होता है ना लास्ट वाला, जिसके बाद अब उधर चला जाएगा, 6 रन हो जाएगा। एकदम उछला, मारा गेंद इधर, मतलब आकाश में ऐसे मार दिया, फिर बाउंड्री में गया, फिर बाउंड्री से इधर आया, कैच ले लिया। इतने खतरनाक मतलब खिलाड़ी सब होते हैं। समझिए कि 6 रन जा रहा था, मतलब बाउंड्री के ऊपर से चला जाएगा, एक लाइन होता है उस लाइन के उधर चल जाएगा, ऊपर से 6 रन हो जाएगा। को ऊपर से जा रहा है, इधर से छलांग मार के ऊपर और कर दिया इस साइड, मतलब बाउंड्री के, अब बाउंड्री में घुस गया, फिर बाहर निकला, कैच ले लिया। तो ये होते हैं, को ये कौन कर सकते हैं जिसमें शारीरिक गति संवेदी अधिक होता है। तो देखिए जो भी घटनाएं घट रही है ना बाहर में, स्वतंत्र रूप से देखिए, पूरे सीटेट ऐसे ही पास हो जाएगा, पूरा दुनिया देखते रही ना स्वतंत्र रूप से, सीटेट तो एकदम धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा, और ये सभी में काम आएंगे। पूछो ना आप साइकोलॉजी का किसी भी पोर्शन में पूछोगे, यहीं से पूछोगे, कहाँ से पूछोगे। चलिए इसके आगे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा। एक होता है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक अंग्रेजी में INTERPERSONAL, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, इंटर मीन्स क्या होता है, इंटर मतलब मैट्रिक के बाद क्या करते हैं, इंटर करते हैं ना, वही इंटर समझिए। INTER वहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है इंटर। इंटर मतलब क्या किया आपने, मैट्रिक के बाद जो इंटर होता है वो हमने कर लिया। याद कराते हैं कैसे। दूसरा जो होता है अंतःवैयक्तिक, अंदर यानी अपने अंदर, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंट्रा, INTRA पर्सनल, इंट्रापर्सनल। अब आप कहिएगा सर ये तो बड़ा खतरनाक शब्द है। जी हाँ, बहुत खतरनाक शब्द है, बहुत दिक्कत करता है ये। अब पूछ देता है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इंटर है कौन सा इंट्रा है। यहाँ तो याद हो गया, लेकिन हम आपको याद करा देते हैं। आप मैट्रिक जानते हैं, आप बोलिएगा जी सर मैट्रिक तो जानते हैं, 10th को कहते हैं सर मैट्रिक, ठीक है। 12th को क्या कहते हैं, कि सर इंटर कहते हैं, इतना याद है ना, इंटर, INTER, यही लिखते हैं ना अंग्रेजी में इंटर। इंटर पास हैं आप, तो आप कहिए सर इंटर पास है तभी तो हम DLED या BEd किए हैं,
भाई तो उसी के बारे में कह रहे हैं। इंटर आप पास है ना, तो इंटर पास है, इंटर का शब्द पहचानते हैं, ये सारा अंग्रेजी जानते हैं, INT ईयर। तो जब भी इंटर की चर्चा हो, मैट्रिक के बाद जो इंटर आप पास हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि दूसरों को आप समझ सकते हैं। इंटर पास है ना, आप दूसरों को समझ सकते हैं। वो बुद्धि जो दूसरों को समझने में हेल्प करती है, यानी दूसरों को आप समझ सकते हैं। हम एग्जाम्पल भी देंगे, दूसरों को आप समझ सकते हैं। दूसरा शब्द याद रखिए, दूसरों को आप समझ सकते हैं, यानी आप इंटर पास है। यानी आप क्या है, इंटर पास है। किसके हिसाब से? तो गार्डनर में जब भी बुद्धि में पूछेगा और लिखेगा अंग्रेजी में इंटरपर्सनल, इंटर शब्द जरूर लिखेगा अंग्रेजी में। ऐसे अंतर्वैयक्तिक भी लिखेगा, लेकिन कभी कभी उल्टा सीधा लिख देता है तो आपको समझ में नहीं। तो अंग्रेजी तुरंत देखिएगा, इंटर लिखा है, INT ईयर लिखा है, अच्छा यानी दूसरों के बारे में कह रहा है। यानी मैट्रिक के बाद इंटर हमने किया है ना, यानी दूसरों के बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका मतलब समझ गए आप? यानी ये जो होते हैं कि दूसरों को पढ़ने वाले लोग कौन होते हैं, दूसरों को कौन पढ़ सकता है? तो दूसरों को आप समझिएगा तो कौन पढ़ सकता है? तो ये होते हैं जो सामाजिक होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो दूसरों को समझते हैं। अच्छा ये वोट नहीं देगा, ये वोट देगा। इसके अतिरिक्त और भी देखा जाए तो दूसरों को जो पढ़ने वाले होते हैं, जो परामर्शदाता होते हैं, जो परामर्श वगैरह देते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं, जो धार्मिक नेता होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जितने लोग होते हैं ये सारे क्या करते हैं? दूसरों को जल्दी पढ़ लेते हैं। इसीलिए तो बने हुए नेता, इसीलिए तो बने हुए सारी चीज़ में कि इनमें क्या होती है ना, ये बुद्धि ज़्यादा पाया जाता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, ये देखिए कि समझ आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी एक दो नाम बहुत प्रचलित है, जो दूसरों के बारे में समझ लेते हैं कि हाँ ये नंबर बता देंगे, जो भी नाम लिखिए हम बता देंगे, मन में सोचिए हम आपके बारे में बता देंगे। तो ये कैसे होता है? तो इनमें ये बुद्धि ना ज़्यादा होती है। कोई भी भगवान नहीं है अभी पृथ्वी पे, अभी कलयुग चल रहा है, आप जानते ही हैं कि कोई भी यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है। बस उनके पास जो दिमाग है उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। अपने दिमाग को अगर आप भी शांत कर सकते हैं ना, जो भी 4 ऑप्शन है ना, एक क्वेश्चन रहेगा 4 ऑप्शन, एक ही ने बताना सही है, ये भी कर सकते हैं आप। ज़्यादा कुछ समझें, 80% मार्क्स आप ला सकते हैं निश्चित रूप से, ज़्यादा पढ़े हुए भी, ज़्यादा कुछ किए हुए, लेकिन उतना दिमाग शांत होना चाहिए। सीटेट में बहुत आपने रट लिया, बहुत हजारों क्वेश्चन बना लिया, सीटेट में फेल होके चले जाते हैं। क्यों आते हैं पता है? कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्या होगा? 5000 क्वेश्चन ने पढ़ लिए तो क्या होगा? कंसेप्ट क्लियर कीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग क्लियर हुआ तो समझिए कि एकदम निश्चित आ जाएगा। 500 क्वेश्चन बनाइए, उसमें पता चला कि बुक लेके बना रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की से मैच ही नहीं करता, 10 गो तो निश्चित रूप से कोई भी टेस्ट सीरीज लेके आइए। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आज भी मेरा क्या कहे लैप ही ख़राब हो गया तो उसमें पैसे लगे, फिर IT वाले से बात हो रहा है कि आपके लिए एक टेस्ट सीरीज आपके लिए ला दे, जो प्रीवियस ईयर का पेपर 1 का तो सारा बना हुआ, लेकिन एडमिन पैनल हम लोग का पैनल बना हुआ है, एक और पैनल होता है आप लोगों के लिए, वो पैनल हम कोशिश कर रहे हैं बनवा लें, ताकि जिस तरीके से सीटेट में आप जाके एग्ज़ाम दे, वो ऑफिशियल एक एक आंसर की जांच करके मैंने रखा है। सारा आंसर की जांच किया हुआ जब आप टेस्ट दें तो आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर रिमार्क्स के साथ आपको प्रस्तुत भी कर दे, ताकि सारा चीज़ आपके पास बैठ जाए कि कोई दिक्कत ही नहीं रहे। लेकिन कोशिश किए जा रहा, नहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में थोड़ा ही, मेरे हाथ में होता तो दिन रात करके मैं एक कर देता। चलिए थे कहीं चले जाते हैं। और चलिए अब हम बात कर रहे थे इंटर की, इंटर पास यानी दूसरों के बारे में। अब लिख दिया एक क्या, INTRA। अब इसको देखिएगा, इंट्रा मीन्स तो हम कुछ जानते नहीं कि जो इंट्रा है यानी इंटर का गलत। इंट्रा मतलब समझिए मैट्रिक, इंट्रा लिखा है, अरे इंट्रा मतलब क्या है? इंटर तो पास हुआ ही नहीं, इसका मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन इंट्रा मतलब पास हुआ ही नहीं। इंट्रा मतलब क्या? पास हुआ ही नहीं, इसीलिए तो इंटर का स्पेलिंग गलत लिख रहा है। यानी खुद के बारे में ये खूब जानता होगा, तो इसको कहेंगे क्या? अंतः व्यक्ति। इंट्रा यानी अंदर, इंट्रा मतलब क्या? अंदर। इंटर का स्पेलिंग गलत यानी मैट्रिक, इंटर का स्पेलिंग गलत लिखा है यानी मैट्रिक। मैट्रिक पास खुद को ही देखने में हैरान परेशान रहता है, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं की अभिज्ञानता रखता हो, उसी के बारे में सोची, उसी के बारे में सारा चीज करे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, जो खुद के बारे में सारा चीज़ समझे वगैरह सारा चीज़ करे, उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। अब जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो दार्शनिक हैं,
वो क्या करते हैं, जो दार्शनिक है वो खूब अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझते हैं। जो आध्यात्मिक हैं, जो अध्यात्म को जानते हैं, वो देखिएगा शांत रहते हैं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, खुद को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल तो वैसे इस पर ज़्यादा नहीं देता है, पूछ देगा कि निजी भावना वगैरह को पूछते हैं उसके बारे में। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो आपका देखिए, अभी तक हमने 7 आपको लिखवा दिए हैं, 7 पहले आए थे, 7 प्रकार का वर्णन गार्डनर ने मुख्य रूप से किया था। उसके बाद 1998 में उन्होंने एक 8वां बताया, वो जोड़ा क्या, प्रकृतवादी। अब उन्होंने देखा कि हमने तो एक छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा क्या छोड़ दिया भाई, तो हमने एक छोड़ दिया, किसके बारे में छोड़ दिया, तो हमने एक छोड़ा है जिनको प्रकृति के बारे में नॉलेज हो। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में खेती बाड़ी सारा चीज़ करते रहते हैं, तो इनको भी तो जोड़ना चाहिए, तो उनमें कौन सी बुद्धि होगी, तो उसको लिए उन्होंने एक नाम रखा प्रकृतवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि जो पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता जिसमें अधिक होती है, उनमें किसकी बुद्धि अधिक पाई जाती है, तो प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक। जैसे में शिकारी होते हैं, किसान होता है, जो पर्यटक होता है, जो घूमने उमने जाते हैं, देखते उखते हैं, वो वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी आदि किसमें रुचि होते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि में होते हैं। और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के बारे में जिसको नॉलेज चाहिए, सारा चीज़ होता है, वो किसमें होता है, उनमें प्रकृतिवादी बुद्धि होता है। पेड़ पौधा का जहाँ जिक्र है, जो पेड़ पौधे से रिलेटेड हुए, तो समझ जाइए उनके अंदर कौन सा बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है। एक लास्ट बच गया, वो हो गया आपका 9 नंबर। 9 नंबर 2000 यानी 2000 में जोड़ा गया था, और गार्डनर के द्वारा 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा गया। और इस प्रकार देखा जाए तो गार्डनर के अनुसार अभी तक 9 प्रकार का बुद्धि उन्होंने बताया है। 9वां जो प्रकार है, वो 9वां प्रकार आपका है, वो है अस्तित्वगत बौद्धिकता, अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसमें कहा जाता है जीवन क्या है, इस सब के बारे में। इसके बारे में अभी मेरे ख्याल से हो सकता है इस बारे वाले में पूछा हो, लेकिन जीवन क्या है इस सब के बारे में जब पूछने की बात हो, तो वो समझ जाइएगा अस्तित्वगत बुद्धि की बात किया जा रहा है। यानी अस्तित्व में क्या है, जीवन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इन सारी चीज़ों की जब चर्चा होने लगे, ब्रह्मांड विज्ञानी और दार्शनिक बौद्धिकता के इस पहलू के लोग जो होते हैं, जो ब्रह्मांड विज्ञानी होते हैं, जो दार्शनिक बौद्धिकता वाले लोग होते हैं, इस पहलू में उच्च होते हैं। तो यही 2 एग्जाम्पल है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं है क्योंकि अभी जुटा हुआ है और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पूछा गया। मुझे लगता है 9 आपने लिख लिया होगा। हावर्ड गार्डनर समाप्त, इससे अधिक नहीं। जब भी हावर्ड गार्डनर का क्वेश्चन ऊपर में होगा, नीचे बहु 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 शब्द खोजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बहु खोजते रहते हैं हावर्ड जी। बस बहु शब्द खोजिएगा, टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। इसमें बहु बहु खोजते रहिए, कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिल गया, टिक किया, हम आगे बढ़ गए। बाकी सब सामान्य बौद्धिकता वगैरह का भी बात है, सम्मान बुद्धि की भी बात है, वो किसी और का है। बुद्धि पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा, बुद्धि का वैसे वीडियो बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका कुछ खास नहीं है, लेकिन आजकल बड़ा पूछा जा रहा है। 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चे द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को कहा जाता है। जब बच्चा 1.5 साल का होता है, चाहे 2.5 साल का होता है, को दो शब्दीय उच्चारण करता है, 2 शब्द का उच्चारण करता है। इसे क्या कहते हैं? अगर इसको अंग्रेजी में देखा जाए तो टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इसे क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच इसमें दिया होगा, नहीं मिलेगा तो देख लीजिए, यहाँ टेलीग्राफिक स्पीच है 2 नंबर पे। और हिंदी में देखिएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तार प्रसिद्ध। अब 2 शब्द है ना, तार बना रहा है, 2 शब्द में क्या हो गया? तार बना रहा है, तार प्रसिद्ध उच्चारण, तार प्रसिद्ध वाचन बोलने वाला। अब इसमें 3 और शब्द बच गए, एक हो गया नववाद, एक होगा बकवाद, एक हो गया वाचन का अधिविस्तारण। अब ये नववाद बकवाद क्या? नववाद मीन्स क्या हो गया? नवनिर्मित शब्दों या पुराने शब्द जिसके नए अर्थ दिए गए हैं, या जब कोई नया शब्द क्रिएट हो, जैसे बच्चा बोलता है ना कि कभी कभी नया शब्द क्रिएट, अपने शब्दों में नया शब्द क्रिएट कर देता है, और कभी कभी नए निर्मित शब्द या पुराने शब्द जिन्हें नए अर्थ दिए गए, नया शब्द क्रिएट होता है, एक तरह से कहा जाए तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, वो नववाद होता है। नव मीन्स नया, वाद मीन्स बातचीत। जो भी नया वाद है, जो भी नया शब्द है, उसे नववाद कहेंगे। खत्म। बकवाद मीन्स बकबक जो करता है,
जो बकबक करने वाला बच्चा होता है, जो बड़बड़ाता है, वो बकवाद होता है। तो क्या बच्चा, जी हाँ, बच्चा भी बड़बड़ बड़बड़ खूब करता है जब छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चे को देखिए कभी कभी अपनी भाषा में बड़ा बोलता है, मम्मा दादा 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 ऐसे करते रहता है दिन भर। तो जब भी बच्चा आमतौर पे ए गा या दा दा जैसी आवाज़ के साथ बोलना शुरू करता है, कोई इसे बैबलिंग के रूप में, यानी बच्चा बोलने का जब प्रयास करता है कि इसे बैबलिंग के रूप में होता है, जब व्यंजन के साथ साथ स्वर की ध्वनियाँ भी जब शामिल हो जाती है बच्चे के अंदर, इसे हम बड़बड़ाना, बैबलिंग या बकवाद के नाम से जानते हैं। क्लोज हो गया। बच गया वाचन का अधिविस्तारण। वाचन का जो अधिविस्तारण होता है एक तरह से प्रॉब्लम है। ये है क्या, ये कि जैसे जब बच्चा एक शब्द सीख लेता है तो वह मूल संदर्भ के साथ अन्य सभी वस्तुओं को व्यक्त करने में अत्यधिक प्रयोग करने लगता है। जैसे कोई भी शब्द सीख गया, अब उसी का प्रयोग करेगा, उसी के जैसे देखेगा, हाँ ये है पक्षी है तो पक्षी है, पक्षी है, सारी तरफ ही कहते रहेगा। बाबा तो बाबा बाबा बाबा, सब बाबा कहते हैं। पापा सीख गया तो पापा पापा, डैडी डैडी, सबको कहते रहेगा। तो ये होता है उसका, यानी जब एक शब्द सीख लेता है तो मूल संदर्भ के साथ अन्य सभी वस्तुओं के साथ व्यक्त करने में इसका अत्यधिक प्रयोग करता है। इसे वाचन के अधिविस्तारण के रूप में जाना जाता है। क्लोज। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ये। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 20 आज क्लोज कर देना। कैसे हूँ 20, ताकि एक लास्ट वीडियो बनेगा को 16 दिसंबर क्लोज, और आपके दिमाग में बहुत सारे फिट हो गए आइटम। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। यह कथन क्या दर्शाता है? आप तो कहेंगे कि क्या बात है सर, सही शब्द लिख दिया है सर, ऐसे ही होता है। पुरुष जो होते हैं दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं जो होती है दिल से सोचती हैं। और जो ऐसा सोचता है वो क्या है? रूढ़िवादिता है, यानी पुरानी सोच रखने वाला लोग है वो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। कौन सी महिला, कौन सा पुरुष क्या सोच सकता है, इस पे बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। हमने आपको लाख पढ़ाया है कि आप कभी भी छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में स्वतंत्र अवस्था में उस बच्चे को छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से सारा चीज़ सीख जाएगा, निश्चित रूप से सब चीज़ वो जान जाएगा, समझ जाएगा। आग से एक बार थोड़ा सा उंगली जल जाएगा, दोबारा छुएगा नहीं। समझ गए? ऐसे कहिएगा ना कि नहीं छूना है, नहीं छूना है, वो ज़बरदस्ती जाकर पकड़ेगा। बार बार कहिएगा थोड़ा सा, जहाज थोड़ा सा ऐसे लगा गर्मी दूर से ही, अगली बार से जाएगा नहीं। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा आपको छोड़ नहीं देना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में अगर ज्ञान के लिए छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो सामान्य पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। यह कथन लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। लैंगिक विभेद को या जेंडर विभेद को या लैंगिक पूर्वाग्रह को या रूढ़िवादिता को या रूढ़िवाद को, ये सारे शब्द लिख लीजिएगा, को दर्शाता है। जब भी लड़का लड़की में विभेद हो तो ये शब्द जरूर आएंगे। कुछ देखिए इसमें कहाँ है रूढ़िवाद वगैरह, यानी रूढ़िवाद यानी वैसा वाद जो रूढ़ी दर रूढ़ी वो प्रतिदिन पूर्वज से लेके अभी तक चलता हुआ आया है, भले उसका कुछ नहीं हो। पूर्वाग्रह एक शब्द आता है, पूर्वाग्रह पूर्व से आगाह हो गया कि लड़की जो होती है ना बहुत कमजोर होती है, कोमल होती है, उससे तो ये काम हो ही नहीं सकता है। अरे आजकल देखिए जाके कितना कितना वजन का किलो का उठाती है सब ऐसे ही एक हाथ से, उतना तो आपसे उठेगा भी नहीं। तो वो सब पुरानी बातें, पूर्वाग्रह करके मत रखिए। बहुत सारे चेंजेस आ गए कि जब भी इस तरह के शब्द आए तो उसमें पूर्वाग्रह देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह, उसमें देखिए रूढ़िवादिता शब्द खोजिए, उसमें रूढ़िवाद खोजिए। तो ये सारे शब्द अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से सही होते हैं। इसमें मिल गए 2 नंबर पे, तो निश्चित रूप से ये सही हो गए। जब भी लड़का लड़की में विभेद की बात हो, विभेद कर रहा है ना, ये ऐसे सोचते हैं, लड़का ऐसे सोचता है और लड़की ऐसे सोचती है। अगला क्वेश्चन ये आएगा निश्चित रूप से, इससे क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर निश्चित रूप से आज ही फिक्स है इस क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? जाहिर सी बात है, इसमें 4 है और चारों में एक प्रयोग नहीं होता होगा। इस पे लेक्चर देंगे, 4 घंटे लगेंगे। हम आपको बता दें क्या चीज़ें बताना है, बहुत सारी चीज़ें बता दें। प्रगतिशील कक्षा जॉन डेवी, जब भी इनका चर्चा हो प्रगतिशील यानी जॉन डेवी का नाम आ गया, ठीक है। इसमें तो इतने सारे चीज़ें कि सब पढ़ाएंगे तो बहुत देर लग जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको हम बता देते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक से अगर देखना हो तो देखिएगा, सब ठीक ठाक लगेगा, लेकिन एक में केवल शब्द लगा है, आपने देखा केवल शब्द और टिक किया और निश्चित रूप से ये मार्क्स आपको मिलेगा। केवल मिस होता है किसी एक चीज़ पे इंडिविजुअल इंडिकेट करता हुआ कि केवल वही करना है। अरे भाई, बच्चे को हम स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने के लिए कह रहे हैं और आप कह रहे हो कि बस यही कार्य करवाओ उससे। क्यों करवाए? कौन होते हो आप रोकने वाले? भगवान हो? नहीं ना हो। तो इसी को टिक कीजिएगा। जब ऊपर में निगेटिव है
यानी इस्तेमाल नहीं होता होगा, तो केवल वाला इस्तेमाल नहीं होता होगा। ठीक है, सारा को समझा दूं मैं, टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, स्वयं मतलब खुद का, समकक्षी मतलब जो दोस्त वगैरह है उसके साथ मूल्यांकन, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, इसे भी पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा। चलिए, फिर कभी हम पोर्टफोलियो वगैरह आपको फिर से बता देंगे। पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसे देख के टिक करना होता है। इसमें 2-3 चीज़ आते हैं पोर्टफोलियो में, जैसे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पोर्टफोलियो क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों का एकत्र करना है। उदाहरणों को क्या करना है? एकत्र करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कभी बताया जाएगा, फिर कभी समझाया जाएगा। इतना याद रखिएगा कि पोर्टफोलियो जो होता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में क्या होता है? मदद करता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? किसी बच्चे का पूरा संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है। प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध जो संग्रह होता है, जो बच्चों द्वारा किसी विशेष समयांतराल या समय की एक निश्चित अवधि में तैयार किया गया हो, उसे हम लोग पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। समाप्त। अब एक होता है ना मननशील जर्नल का इस्तेमाल। एक होता है कि मननशील पत्रिका में क्या होता है ना कि शिक्षक अपने विचारों, रायों और भावनाओं को उसमें रखते हैं। बस इतना ही लाइन याद रखिए, बाकी सब समझ गए होंगे। और केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन, मानक निर्देशित मूल्यांकन इसे भी बता देते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मानक निर्देशित मापी जा रही विशेषताओं के लिए अंकों का पारंपरिक कक्षा आधारित दत्त कार्य है, यानी अंकों का इधर से उधर किया जाने वाला एक दत्त कार्य है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कि मानक वगैरह शब्द वगैरह जो मिले उसमें भी ये काट देना, केवल नहीं भी होता है। तो ये खत्म, पूरा हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस पर भी लगता है कि थोड़ा सा लेक्चर देना पड़ेगा। चलिए इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की, वंचित और हाशिए समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? यानी जो भी वंचित है, जो हाशिए पे है, यानी जो उसके लायक नहीं है। वंचित मतलब क्या? मतलब ये मेरे शब्द नहीं है उसके लायक, क्योंकि एक स्कूल के लिए सारे जो नहीं पढ़े लिखे, जो अनपढ़ गंवार है, सभी स्कूल के उस लायक, क्योंकि स्कूल उसी लिए खुला हुआ है कि हम आपको पढ़ा के तेज तरार कराएंगे। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू होगा, ये होगा, उसके बाद हम आपका एडमिशन कराएंगे, ऐसा नहीं है। स्कूल आज़ादी होना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो आए, चाहे कोई भी दिक्कत हो उसको, उस सॉल्यूशन भी उसका हम रखेंगे। अगर आपके पैर में प्रॉब्लम है, आपके आँख में प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम वहाँ देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह के ऑप्शन आएंगे को टिक कीजिएगा। ये समावेशी कक्षा है। जैसे में हुआ क्यों समावेशी कक्षा? इसके लिए बहुत सारे चीज़ कार्य हुए हैं। क्यों हुआ? क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, जैसे कुछ प्रॉब्लम है कि उनको भगा दिया जाता है, स्कूल में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या वो लोग स्कूल के लिए नहीं बने हुए हैं? पहले, बहुत पहले ये चीज़ होता था, क्यों नहीं बने हुए हैं? तो वो समावेशी कक्षा का वहाँ से स्टार्टिंग हुआ, ताकि बहुत सारे ऐसे देखा भी गया कि बहुत सारे लोग वहीं से उठते हैं, उसको प्रॉब्लम है और वहीं उठ के खड़ा हो गया। अपने नाम भी सुना होगा अपराजिता वगैरह का, उन्होंने जो 2 पैर वाले नहीं कर सकते, उनके साथ प्रॉब्लम होते भी वो चीज़ उन्होंने करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें कि जो इंसान नहीं कर पाता है वो भी करके वो लोग दिखाते हैं। चलिए, को ये हो गया वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा। जितना शब्द बोले हैं ना, ये सारे सीटेड में काम आएंगे, याद रखिएगा। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा, जो मतलब प्रॉब्लम में है, यानी बहुत अच्छे तरीके से उनका विकास नहीं हो पाया, ये भी एक मेजर कमेंट बनता है कि वंचित है यानी उनका विकास नहीं हुआ, तो क्या भविष्य में भी उनका विकास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो चलिए, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक कैसे, मैंने स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से क्या सुनिश्चित करना चाहता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता और सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यवसायिक शिक्षा।
एक तो हम आपको इसको काट दे, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। जब भी सहानुभूति वगैरह की चर्चा हो तो कट गया। जब भी वैसा एक शिक्षा वगैरह किसी एक चीज़ को पढ़ा दीजिए ताकि वो कमाने लगे, आगे उसका भविष्य सुधर जाएगा। जब भी इस चीज़ का क्रिएट करें ना, हो सकता है कि वो दुनिया सुधारने के लिए आया हो, उस बच्चे का जन्म दुनिया सुधारने के लिए, और केवल वैसायिक शिक्षा दे के आप उसको कमाने के लिए छोड़ दीजिएगा, जाइए कमाइए अब, तो ये दोनों चीज़, सहानुभूति भी नहीं दिखाना है, दोनों चीज़ हट गया, बच गया। और वैसे भी हमने बोला है 2 ऑप्शन एक जैसे रहेंगे तो उसी में से कोई एक टिक होगा। अब इसमें से कौन सा होगा? समानता, साम्यता। समानता का मतलब क्या होता है, साम्यता क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अंग्रेजी में देखिएगा तो साम्यता जो होता है इक्विटी उसको लिखते हैं और समानता जो होता है, समानता का मतलब ये होता है कि सभी को समान रूप से देखना। और जो इक्विटी है यानी जो साम्यता है, इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को संसाधनों के उचित और उचित प्रावधान से है, जो निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत समानता जो होता है सभी लोगों के लिए समान संसाधनों का, माने जिसको जो चीज़ चाहिए वो साम्यता में आता है। और शिक्षा में समानता का मतलब ये हो गया कि सभी को समान रूप से। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा याद रखिएगा वो साम्यता होगा, शिक्षा में साम्यता। अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? साम्यता, ना कि समानता। समानता होगा तो जो भी उस एरिया के लोग हैं, यानी जो वंचित और हाशिए के लोगों को छोड़ देता, सभी के लिए समान है, नहीं, तुम उस समान कैटेगरी में नहीं आता, तुम इसमें नहीं आएगा, तुम स्कूल में नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, हमने कहीं ना कहीं लचीलापन किया है, यानी हमने जिसको जिस चीज़ का ज़रूरत है वो चीज़ हमने दिया। उसको शिक्षा नहीं मिला, उसको शिक्षा देने के लिए हम स्कूल में लेके आ रहे हैं। यही कहता है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब होता है सबको लेके चलने वाला, चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे आ जाओ पढ़ने आ जाओ। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो भी क्वेश्चन नंबर हो, क्वेश्चन नंबर आपका 16 का हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही। अब आगे बढ़ेंगे 16, 17। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय, कुछ नहीं करना बाबू, यहां आपने गणितीय देखा, क्या देखा आपने? गणितीय देखा, और गणितीय देखने के बाद आप किसको टिक करोगे? जो इसमें गणित वाला शब्द होगा उसे टिक करोगे, यानी गणित वाला प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना। गणित देखा, गणित को टिक किया, ठीक है। लिख लीजिए कुछ और। गणित में प्रॉब्लम, इसको डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं या गणितीय वैकल्य के नाम से जानते हैं। कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत, यानी मैथ से संबंधित प्रॉब्लम। गणित विकार या निर्योग्यता लिखता है या डिस्कैलकुलिया लिखेगा। गतिक कौशल होगा डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया लिख देगा। पठन अक्षमता, पठन वैकल्य लिख देगा। तो समझ जाइए कि पढ़ने में दिक्कत है, उसको डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया के नाम से लिख लीजिए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब क्या हो जाएगा? पठन। और लेखन की जब चर्चा आए, लेखन का जब चर्चा आएगा, लेखन का, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्राफीय, यानी जब ग्राफ बनाने की बात हो, जब ग्राफ बनाने की बात हो तो उसे डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। तुरंत इसको अंग्रेजी वाला देखिएगा। किसको देखिएगा? तुरंत अंग्रेजी वाला देखिएगा। अंग्रेजी वाला देखिएगा, निश्चित रूप से आपका क्लियर हो जाएगा। जब भी इसको देखना है अंग्रेजी वाला देखिए, निश्चित रूप से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों क्लियर हो गया। एक के बारे में हम चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और इसके बारे में बहुत पहले भी हमने बताया, हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ एक चीज़ें खोजना भी चाहिए ताकि आपको मिल जाए। ये भी एक तरह का विकार है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, मानसिक तरीके से ये प्रॉब्लम होता है, और दिक्कत छोड़िए, हम बोलेंगे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बाकी सब क्या करना है, तुरंत अंग्रेजी वाला में देखना है। डिस्कैलकुलिया इसका लिखा होगा, गणित वाले का देखिए डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया क्या हो गया? कैलकुलेशन से संबंधित यानी गणित से संबंधित। डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ यानी लिखने से संबंधित। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित। ठीक है, चलिए स्वलीनता के बारे में आपको लिखना है, लिखिए, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन और। एक समावेशी संस्था में एक श्रवबधित है। श्रव मतलब क्या होता है? सुनना, यानी सुनने में उसको प्रॉब्लम है। ऑप्शन देखिए, टिक कीजिए। यहाँ पूछा है नहीं को टिक जरूर कीजिएगा। शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, यानी जो सुनने से संबंधित नहीं होगा वो इसमें टिक करना है।
श्रवण बाधित है, यानी सुनाई उसको नहीं दे रहा बच्चे को, तो जो सुनने से संबंधित नहीं होगा वो क्या होगा, इसमें टिक होगा। इसमें देखिएगा, वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, जो भी उपशीर्षक यानी उसमें उपशीर्षक आ जाएगा, शीर्षक वगैरह जो होता है, हेडिंग वगैरह सब हेडिंग वगैरह आ जाएगा, जाहिर सी बात है वो देख पाएगा। चलिए, देखने वाले के बारे में, प्रदर्शन के बारे में, यानी देखने से संबंधित है, उसको सुनाई नहीं दिया है, को सुनाई वाले का प्रॉब्लम न देखना है। पढ़ाते हुए व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना, ये भी ठीक है। अब कभी कभी आपने देखा होगा जब पहले आप जब न्यूज़ देखते थे डीडी नेशनल पे, तो अभी भी चलता ही होगा, तो उसमें क्या होता है ना, एक बार बोल के बताया जाता है, फिर क्या होता है ना, चाहे बोलते हुए भी एक तरफ संकेत द्वारा ऐसे ऐसे करके इशारा करके वो बोलती है। एक लेडीज आती थी, पहले हम देखते थे तो ऐसे ऐसे, तो हमें पता नहीं चलता था ये ऐसे क्यों, मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे करती है। तो उस समय हमें बताया गया था कि जो सुन नहीं सकते हैं उसके लिए ये ऐसे ऐसे इशारा कर रही है। तो हम बोले कि कैसे संभव है, कि इसका पढ़ाई भी होता है, बताया गया तो उसे इसका पढ़ाई भी होता है, ये जो बोल रही है वो जो सुन नहीं सकते उन्हें समझ में आ जाता है। हम कहे अच्छा, तो देखिए कितना काम आया मुझे आज सीटेट में, वही चीज़ हमें पढ़ने को भी मिला। जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है आराम से अच्छे तरीके से समझिएगा, दिमाग को शांत रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान वगैरह करते रहिएगा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। तो ये भी संकेत वगैरह का इस्तेमाल वो कर सकता है। जब भी ये देखिए कि सुनाई नहीं दे रहा है, कोई संकेत वगैरह प्रदर्शन वगैरह कर रहा है, तो निश्चित रूप से फायदेमंद है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित शब्द वगैरह, चित्रित वगैरह, चित्र वगैरह का इस्तेमाल, चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, यानी जो भी सामने दिख रहा है उसका इस्तेमाल होगा, तो जाहिर सी बात उसे फायदा करेगा। अब चौथा है, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आस्ते। मौखिक माध्यम, मौखिक मीन्स होता मुंह से बोलने वाला, मौ मीन्स क्या होता मुख, मौखिक मुख, मौखी मीन्स क्या हो गया, मुंह अखा, मुख हो गया, मुख मीन्स क्या हो गया, बोलना, मौखिक वही शब्द वहीं से बना है। तो मुख से जो बोलने वाला है, तो केवल मुख से बोलेगा, क्या करो उसी पर आश्रित रखा, मुख से बोलेगा उसको सुनाई देगा ही नहीं, तो इसका प्रयोग कीजिएगा आप, नहीं कीजिएगा ना, तो जाहिर सी बात है इसको टिक कीजिएगा, क्योंकि नहीं, प्रश्न में क्या पूछा है, प्रभावी नहीं होगा। तो मुख से केवल बोलने वाला जो दिया गया है वो गलत है, कुछ करना ही नहीं है बाबू, देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। 3 सेशन आप देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये वादा है मेरा। निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया की विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। यानी पहले से मन में विचार उचार करके रखा है कि वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को कौन उजागर कर सकता है, कौन सा, इसमें कौन सा बताना है जो बता सकता है कि जो अध्यापक है वो पहले से उनमें मन में बैठा हुआ है, वंचित समूह का है, ये है उल्टा सीधा आदमी है, ये वो, उसको अलग एक समूह में बांट दो, जो अच्छे लोग हैं इधर बांट दो, इधर बांट दो, ये सब कर दो, तो ये कैसे पता चलेगा। 4 ऑप्शन है, चारों में एक ऑप्शन सही होगा। नीचे से चलते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौतियां देने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित देने की बात कहा गया। तीसरा है, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन, यानी समायोजन की बात किया गया है। दूसरा है, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करने, यहाँ प्रोत्साहन की बात किया गया है। और एक है, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, यानी बैठने की व्यवस्था के बारे में बात किया गया। लिंग के आधार पे कह दे, जाति के, लड़की तुम इधर बैठोगी, आसन व्यवस्था मतलब क्या, बैठने वाला, यानी कैसे बैठा है, लड़की इधर बैठेगी, हाँ किस जाति का है, चलो इस साइड बैठो, अच्छा तुम इस जाति का, चलो उधर पीछे किनारे कोने में बैठो, अच्छा तुम धनी वनी घर का है, चलो आके यहाँ बैठो, गरीब है तुम, चल 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 पीछे, सबसे पीछे जहाँ से दिखाई नहीं देता वहाँ जाकर बैठ। इस तरह का बैठाने वाला व्यवस्था क्या करता है, समझ जाइए कि वो शिक्षक क्या है, कबाड़ शिक्षक है, उसको शिक्षा वगैरह नहीं देना, बस यही काम आता है उसको। वो ज्ञान नहीं देना चाहता है, कोई जाहिर सी बात है, ये टिक कीजिएगा तो उसका जो भी गूढ़ पूर्वाग्रह वगैरह है वो उजागर कर सकता है, इस तरह का टीचर करता है। तो देखा आपने, कुछ करना है 20 और लास्ट, चलिए इसे भी समझा देते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, सृजनात्मकता जो शब्द है वो किसको लेके आता है, सृजनात्मकता जो शब्द है वो लेके आता है आपका, एक शब्द है वो है आपका अपसारी। क्या होता है, अपसारी। जब भी सृजनात्मकता का चर्चा होगा तो समझिए वहां पे अपसारी का चर्चा हो सकता है। किसका चर्चा हो सकता है, अपसारी सोच का।
सृजनात्मकता यानी सृजन करना यानी अपसारी। और जब अपसारी का चर्चा होगा तो इसके साथ एक और शब्द हम बता देते हैं। अपसारी सोच रखने वाले जो बच्चे होते हैं वो एक से अधिक दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे एक ही प्रश्न उसको 10 तरीके से हल कर देने वाला लड़का जो होगा अपसारी। अपसारी यानी बहुत सारी, अपसारी मतलब बहुत सारी। एक ही प्रश्न का 10 तरीकों से हल कर देने वाला कौन होगा? जिसमें अपसारी सोच होता है। जो सृजन वाला व्यक्ति हो यानी किसी चीज़ का निर्माण कर दे। सृजन मतलब क्या? निर्माण करना। तो निर्माण कौन कर सकता है? अपसारी सोच करने वाला। अपसारी सोच करने वाला बच्चा कौन होता है? जो कुछ भी बना दे, कुछ भी किसी तरह से कुछ भी कर दे, यानी एक प्रश्न 10 तरीके से हल कर दे, तो वो होता है अपसारी सोच वाला। क्लियर? अपसारी के बदले में एक शब्द आता है अभिसारी। ठीक उल्टा होता है। जब इसको समझ लिया तो ठीक उल्टा समझ जाइए, यानी बस फिक्स एक ही चीज़ और कोई नहीं। यानी अभिसारी वाला क्या करेगा? को एक प्रश्न को एक से अधिक तरीके से नहीं हल कर सकता है। अभिसारी यानी एकदम बुद्धि समझिए एक ही जगह है, फिक्स। तो ये हो गया। को सृजनात्मकता शब्द आएगा, को 2-3 शब्द आ गए। एक तो सृजन करेगा यानी बनाएगा। दूसरा क्या करेगा? दूसरा करेगा कि बनाने के साथ वो अपसारी सोच रखेगा और विभिन्न तरीकों से वो क्या करेगा? हल करेगा एक ही प्रश्न को। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, तीसरा है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, चौथा है अभिसारिक सोच सीखने के। अभिसारी हम बता दिए उल्टा है तो ये कट गया। परीक्षा वगैरह का जब भी चर्चा होगा उसे काट देना है। और विशिष्ट उपलब्धि वर्ग सम्मेलन के बारे में है तो ये भी लगभग कट गया। तो जो बच गया वो करेक्ट आंसर मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। वो जब नया बनाएगा तो नया कैसे बनाएगा? तो मौलिक खोज करके बनाएगा या सोच के वो बनाएगा। कुछ करना नहीं है, देखना है, टिक करना, आगे बढ़ जाना, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ ये क्यों गलत है ये भी पूछिए कि सर ये क्यों गलत है, हमको उतना समझ में नहीं आया। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, यहाँ एक शब्द लग गया विशिष्ट, हटा दो। विशिष्ट मीन्स यानी कुछ विशिष्ट लोग, कुछ विशिष्ट वर्ग, कुछ विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के, बाकी सब आपके घर के सारे बच्चे मेरे लिए समान है। हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। सब बच्चे में कुछ ना कुछ अंतर होता है। सब में हम मानते हैं हावर्ड गार्डनर को कि प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ बुद्धि होता है जो सबसे उत्तम होता है। जैसे वो कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, मूर्तिकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, और क्या, गाना गा सकता है यानी संगीतकार हो सकता है। जो भी हो, बहुत सारे बुद्धि है। प्रकृतिवादी हो सकता है, किसान हो सकता है, सारे चीज़ हो सकता है। सब में इंपॉर्टेंट है। सब में जो ज़्यादा बुद्धि है वही हो सकता है। हो सकता है क्रिकेटर हो जाए तो कौन सा आ जाएगा? शारीरिक वाला आ जाएगा। को ये सारी चीज़ें हम उन्हीं को मानते हैं, इसलिए तो उसमें एक और जुड़ गया है। 2000 तक उनमें जुड़ा है, 2000 में जुड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ हो सकते हैं। इस चीज़ों को समझते हुए आप हल कीजिए ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अब आपको लग रहा होगा, देखिए एक चीज़ और आपको अभी क्लियर कर दे। ये क्वेश्चन हम समझाएंगे नहीं, आपको रख देते हैं आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जब भी प्रश्नों को आप हल करें ना, ऑफिशियल आंसर की से कोशिश कीजिए हल करने का। इतने ज़्यादा मिस्टेक हैं बुक में, इतने जगह ऑनलाइन वगैरह सारा जगह मिस्टेक है, हमने डाला है। कोई भी हो, व्हाट्सअप नंबर हो सकता है हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से व्हाट्सअप कीजिएगा। सर आपके वेबसाइट पे है ना ये वाला क्वेश्चन जो गलत दिया गया है, हम स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं। वेबसाइट पे हमने वेरीफाइड करके ऑफिशियल आंसर की से डाला है। अब ह्यूमन है हम भी, शायद एक मिस्टेक हो जाए उतने में, तो हो सकता है तो उसका स्क्रीनशॉट भी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भिन्नता है। अभी भी हम फेसबुक वगैरह पे क्वेश्चन कभी कभी शेयर कर देते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे भी 2-3 तरह के आंसर दे देते हैं। हम कहते हैं कि जाकर मैच करा लो। एक लड़का हमको कमेंट करके कह रहा है कि सर सीबीएसई वाला गलत दे दिया। अरे सीबीएसई वाला आपका एग्जाम ले रहा है, वो गलत दे दिया तो इसका मतलब क्या? जो पढ़ाने वाला है तुमको ना, वो गलत है। सीबीएसई वाला किसी चीज़ को गलत ही कह रहा है ना, तो भाई उससे हमको क्या करना है? कुछ करना थोड़ी है, उससे मार्क्स लेना है। मार्क्स ज़्यादा रहेगा ना, कोई बिहार में जो बहाली होगी नई निमाली के तहत ना, तो उसमें 10 मार्क्स या 5 मार्क्स ज़्यादा रहेंगे ना, कि आपका परसेंटेज भी आई बनेगा और जहाँ आप चाहेंगे वहीं आपका हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जो पढ़ा रहा है ना उसी अनुरूप पढ़ाए, मतलब हम हो चाहे कोई भी हो, ताकि बच्चे का मार्क्स ज़्यादा हो। कभी कमेंट में न लिखिएगा कि सीबीएसई वाला सर गलत दे दिया, ये नहीं होता, वो होता है। प्रश्न वही कौशल वाला था कि कौन आता है कौन पढ़ता है। हम आपको बता दें कि जब बच्चा कभी पढ़ता है, कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है ना, कोई चीज़ पढ़ता है तो वो सुनता भी है, सुनता है तभी तो पढ़ता है। जब आप बोल रहे हैं तो बोलता है, सुनता है, पढ़ता है, लिखता है, सारे कौशल वो सीखता है, क्रम से नहीं सीखता है। आई बात समझ?
बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे कोई स्पेशल वीडियो भी है हिंदी क्लब का। इसका मतलब आप नहीं देखते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर मेरे पास आते हैं कि सर आपका तो वीडियो देख रहे थे लेकिन फेल हो गए। कंसेप्ट क्लियर है आपका? कौन सा लेके मार रहे हैं टिक? डेली टिक मारने से नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर करने से होगा। बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे तो दिन भर बोलेंगे लेकिन समाप्त नहीं होगा। और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत बोलना पड़ा आज तो, और थके हुए भी थे क्योंकि बहुत बिजी थे। कल सर दर्द कर रहा था इसलिए वीडियो नहीं मिला। कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो दे देने का। ये तीसरा और आखिरी बैच होगा इस 16 दिसंबर वाला। कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।